हेलो बच्चा, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है आज है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसका पार्ट 2 मैं ये बना रहा हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ कार्ड में मैं लगा दूंगा, उसको देख लेना। वहाँ उस वाले पार्ट में मैंने प्रॉफिट तक बता दिया था। इस वाले पार्ट में उसके आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, जो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है किससे? गेन से। किससे स्टार्ट होता है? गेन से स्टार्ट होता है। गेन का मतलब क्या हो गया? देखो, प्रॉफिट में प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप उस बिजनेस को कर रहे हो इसी मॉड्यूलेशन से कि आपको उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होना है। मतलब कि तुम्हारा अल्टीमेट एम प्रॉफिट की तरफ होता है, यानी तुम्हारा मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट के लिए ही होता है। ठीक है। बट गेन क्या जो होता है? गेन बात करता है कि अचानक कोई तुम्हारी, अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास कोई एक मशीनरी थी, तुम्हारे पास कोई एक मशीनरी थी, या फिर एक कोई लैंड होगा, या फिर एक कोई बिल्डिंग होगी। ठीक है। अब ये दोनों ही एसेट्स जो होंगी तुम्हारी, अचानक इनकी वैल्यू में तुमको थोड़ा सा अप होल्ड मिलेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 10 लाख रुपए थे, कितने थे बेटा? 10 लाख रुपए थे, और तुमको इसके 12 लाख रुपए मिल रहे हो। कितने मिल रहे हो? 12 लाख मिल रहे हो। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं गेन। मतलब कि ये कोई ऐसा तुमने अंदर से, तुम बिजनेस जो करते हो, बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि तुम प्रॉफिट को गेन करोगे। बट गेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। गेन में सीधा सीधा मतलब है कि अचानक कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो तुमको गेन की तरफ, एज ए इनकम की तरफ तुमको दिखाने की बात करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट होता है लॉस। दूसरा पॉइंट होता है लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया? अगर इसको सीधी सीधी बात में बोला जाए तो इसका मतलब हो गया नुकसान। ठीक है। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब हो गया नुकसान। अगर कोई ऐसी वैल्यूएशन हो गई, मान लो मैं इसी लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जांपल लेता हूँ, इसका 10 लाख रुपए दाम दिया हुआ था, इस बिल्डिंग का दाम 10 लाख रुपए थे, और तुमको इस बिल्डिंग के 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए, ये तुमको क्या करेगा? ये तुमको शो कर रहा है लॉस। कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन में तुमको क्या हो? अगर नुकसान हो, लॉस हो, उसको हम कहते हैं क्या बेटा? उसको हम लॉस कहते हैं। ठीक। आगे चलो। अब तीसरा पॉइंट आता है क्या? तीसरा पॉइंट आता है परचेज का। तीसरा पॉइंट आता है क्या? परचेज का। परचेज का मतलब क्या हो गया कि तुम किसी, अगर तुम खुद सोचो, तुम बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस में या तो गुड्स खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है, तुमको गुड्स खरीदने होंगे, तभी तो आगे चल के क्या करोगे? इसको आगे चल के सेल करोगे, और उस सेल पे क्या करोगे? प्रॉफिट को कमाओगे। ठीक। तुम्हारे यहाँ जनरल स्टोर अगल बगल तुमने देखी होगी, जो जनरल स्टोर की दुकान होती है, वो सामान खरीद के ही तो ले आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैगी वो अपने घर बना रहा है कि हाँ हम मैगी घर ही बना रहे हैं, हम घर ही बना के बेच देंगे। ऐसा तो है नहीं। वो कमोडिटी को परचेज कर रहा है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से उसने परचेज किया, यानी उसने डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को भी परचेज किया और उसको एक फिनिश गुड्स बना के तुमको बेच दिया। तो परचेज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी सामान को क्या खरीदते हो, अगर इसको बोला जाए खरीदना, क्या मतलब? कि आप जब किसी कमोडिटी को खरीदते हो, गुड्स को परचेज करते हो, गुड्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा? गुड्स को परचेज करते हो, और तुमको आगे चल के उसको सेल करना है। सेल करके तुमको प्रॉफिट को क्या करना है? गेन करना है। इसी से दूसरा मामला आता है जिसको हम कहते हैं बेटा परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? यही जो सामान तुमने खरीदा था, जो तुमने परचेज किया था, वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। तुम एक जनरल स्टोर की दुकान खोली, तुमने क्या खोली? एक जनरल स्टोर की दुकान खोली। इस जनरल स्टोर की दुकान पे मैगी मिलती है, मैगी मिलती है, कॉफ़ी मिलती है। ठीक। कॉफ़ी मिलती है। उसके बाद से अगर हम बोलें कि टी मिलती है। ठीक। तो परचेज रिटर्न का मतलब ये हो गया कि जो सामान तुमने खरीदा था, उस सामान को तुमने वापस कर दिया। अब इस जनरल स्टोर पे जो ओनर होगा, इन सभी सामानों को किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा। अब ये मैन्युफैक्चरर ने इस जनरल स्टोर को दुकान में सामान दिया, किसी वजह से इस जनरल स्टोर वाले ने क्या कर दिया? इन सारे सामान को किसको कर दिया? उस मैन्युफैक्चरर को वापस कर दिया। यानी मैन्युफैक्चरर ने जनरल स्टोर को सेल किया, जनरल स्टोर वाले ने इसको खरीदा। तो जनरल स्टोर के लिए ये मैगी, कॉफी, टी, ये सब क्या हो गई? परचेज हो गई।
तुम्हारे यहाँ कोई भी जनरल स्टोर की दुकान होगी, उस दुकान में तुमने गए होगे, जो भी सामान रखा हुआ है उसने खरीदा होगा ना, कुछ भी हो, मैगी हो, आटा हो, दाल हो, चीनी हो, उसमें जो भी सामान रखा हुआ है, उसमें ब्रेड का पैकेट रखा हो, चीनी का पैकेट रखा हो, हल्दी का पैकेट रखा हो, वो सब कुछ उसने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। किसी वजह से उस जनरल स्टोर वाले ने उस सामान को अपने जो ओरिजिनल जिसने उससे खरीदा था उसको वापस कर दिया, यानी जिससे उसने खरीदा था जनरल स्टोर वाले ने, उसने उस सामान को फिर से वापस कर दिया। इसको हम कहते हैं क्या? परचेज रिटर्न। इसको हम क्या कहते हैं भैया? परचेज रिटर्न कहते हैं। इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं बेचना। मैंने इसी एग्जांपल में दिया, इस जनरल स्टोर वाले ने जो भी मैगी, कॉफी, टी लिया, ये किसको बेचेगा? ये किसी ना किसी कस्टमर को बेचेगा, किसी ना किसी कस्टमर को ही तो बेचेगा। चाहे मैगी हो, चाहे कॉफी हो, चाहे टी हो, ये सब कुछ सामान किसको बेचेगा? किसी ना किसी कस्टमर को ही बेचेगा। तो ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है सेल्स। ठीक, ये क्या कहलाती है? सेल्स। इसी के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि इस कस्टमर ने इस सामान को ले गया और फिर वापस जनरल स्टोर वाले को दे दिया, फिर वापस जनरल स्टोर वाले को दे दिया। मेरी बात को समझना। तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलती है कि जाओ बेटा बेसन लेके आओ, ठीक है, तुम दुकान वाले पहुंचे, वो सत्तू की जगह किसी और का बेसन दे दिया तुमको। मम्मी तुमको स्पेशली कह के भेजी थी कि जाओ बेटा सत्तू वाला लेके आना बेसन। तुम दुकानदार वाले के यहाँ गए, चुन्नी लाल के यहाँ, चुन्नी लाल से कहे कि चाचा ऐसा है कि हमको बेसन दे दीजिए। तुमको लड़का समझ के वो क्या कर दिया? लड़का लड़की समझ के तुमको बेसन दे दिया कि लो ये बेसन घर पे लेके चले जाओ। घर पे लाए, मम्मी देखी तो कहीं कह रही है तो सत्तू का है ही नहीं, जाओ इसको वापस करके आओ। जब तुमने उस सामान को वापस किया वो हो गया सेल्स रिटर्न, और जब तुमने उस सामान को खरीदा वो क्या कहला गया? सेल्स। ठीक, तो ये तीसरा या चौथा मामला इसमें कंप्लीट होता है। आओ आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अगला पॉइंट आता है किसका? अगला पॉइंट आता है स्टॉक का। अब अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? स्टॉक का आता है, या इसको कह सकते हो स्टॉक इन ट्रेड, या इसको कह सकते हो स्टॉक इन ट्रेड। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल होता है। देखो, स्टॉक का मतलब जो भी दुकानदार के पास तुम जाते हो, किसी भी, मैंने फिर से तुमको एग्जांपल दिया उस जनरल स्टोर की, उस जनरल स्टोर के एग्जांपल दे रहा हूं, उसके दुकान में जो भी सामान है, उसके दुकान में जो भी सामान रखे हुए हैं, ये सब क्या है उसके लिए? ये सब कुछ उसके स्टॉक्स हैं। ये सब कुछ क्या है? उसके स्टॉक्स हैं। चाहे उसकी मैगी का पैकेट हो, चाहे उसमें रेजर रखा हो, चाहे कॉफ़ी का पैकेट हो, चाहे टी हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे उसमें जो भी सामान उसने रखा हुआ है अपनी जनरल स्टोर की दुकान पे, जो भी हर एक सामान जो उसके पास रखा हुआ है, वो सब कुछ क्या होता है? सारा का सारा मामला स्टॉक का होता है। आज नहीं कल नहीं, आज नहीं तो कल इसको क्या करेगा? इसको सेल ही तो करेगा, उस सामान को बेचेगा ही तो। आज नहीं कल तो उसको बेचेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आज सामान रखा हुआ है खाली दुकान पे से मजा लेने के लिए, अरे मेरा मन नहीं है बेचने का। हम बेचते नहीं, हम दुकान बस ऐसा ही खोल कर रखे हैं, झूठे हम 10,000 रुपये किराया देते हैं, मेरा बैठने का मन करता है। ऐसा तो करेगा नहीं। अगर उसने उस सामान को रखा है, आज नहीं कल तो उसको बेचेगा ही वो। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हमको नजर आते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट आता है ओपनिंग स्टॉक का, एक बात मामला आता है ओपनिंग स्टॉक का, और दूसरा मामला आता है क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा क्या मामला आता है भैया? दूसरा मामला आता है क्लोजिंग स्टॉक का। मेरी बात को बड़े ही ध्यान समझिएगा। किसी भी अकाउंटिंग, हम लोग के कंडीशन में एक अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। मतलब एक साल को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर को हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अब वो स्टार्ट हो सकता है 31 दिसंबर, या सॉरी, वो स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? वो स्टार्ट हो सकता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, या फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको मम्मी बोलती हैं 1 जनवरी को बोलती हैं जाओ बेटा मैगी लेके आओ, जाओ मैगी लेके आओ। सॉरी, 31 दिसंबर को बोलती हैं। कब बोलती हैं? 31 दिसंबर को तुमसे बोलती हैं कि जाओ बेटा मैगी लेके आओ। तुम बगल वाले चाचा के यहाँ चले गए जनरल स्टोर पे, तुमने कहा कि चाचा मैगी भी देना। मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसा है कि कॉफ़ी भी लेते आना, ऐसा है बेटा कॉफ़ी भी लेते आना।
तुम कहते हो कि अच्छा ठीक है मम्मी कॉफ़ी लेते आएंगे, तब तक तुम्हारा दोस्त मिल जाता है, तुम कॉफ़ी भूल जाते हो। मम्मी आती हैं झाड़ू झाड़ू मारती हैं तुमको। अब फिर तुम जाते हो 1 जनवरी को, फिर मम्मी भेजती हैं कि जाओ जी कॉफ़ी भूल गए थे, कॉफ़ी लेके आओ। तुम फिर गए। तो क्या यहाँ पे जनरल स्टोर वाला जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, जो भी उसके पास सामान पड़ा हुआ था, क्या वो 1 जनवरी को बाहर निकाल के माचिस मार देगा? कहेगा कि अरे नया साल नया माल, पुराना माल हम नहीं बेचते हैं, हम तो अब नया माल बेचेंगे, नया साल है, सारे सामान को आग लगा दो। ऐसा करेगा? रास्ते पे निकाल के सब कुछ आग लगा दिया, हटाओ सब, नहीं जरूरत है कुछ, नहीं करेगा वो 31 दिसंबर वाला 1 जनवरी को बेचेगा। 31 दिसंबर वाला वो कब बेचेगा? 1 जनवरी को बेचता है। ठीक, तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि 31 दिसंबर का जो स्टॉक होता है इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जो 31 दिसंबर को जो स्टॉक हमारा बच गया वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और वही स्टॉक जब 1 जनवरी को रिन्यू होता है, वही स्टॉक जब 1 जनवरी को रिन्यू होता है तो इसको हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसी को क्या कहते हैं भैया? इसी को हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक, आओ आगे चलो। अब देखो अगला मामला आता है इन्वेंट्री का। अगला मामला आता है इन्वेंट्री का। अगला मामला क्या आता है? इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में भी कुछ बेसिक पार्ट होते हैं। देखो, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तीसरा देखो, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा देखो, चौथा हो गया स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। अब इन्वेंट्री में 4 बेसिक पार्ट्स के बारे में बात करता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया कि किसी भी मैन्युफैक्चरर या कोई सेलर जो भी कमोडिटी को बेच रहा हो, क्या कर रहा हो? सेल कर रहा हो, उसके पास कोई रॉ मटेरियल हो, उसके पास कोई रॉ मटेरियल हो और वो अभी अनयूज्ड पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? अनयूज्ड पड़ा हुआ है और अभी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा। इसी को हम कहते हैं रॉ मटेरियल, यानी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जो बचे हुए हैं, अभी अनसोल्ड हैं या अनयूज्ड हैं। फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस ही बात है, बने हुए सामान का मतलब कि फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो अभी बचे हुए हैं यानी अनसेल्ड हैं यानी अनयूज्ड हैं, ये भी हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? अभी वो बनने के प्रोसेस में है। अगर मैं बात करूं शुगर की, तो शुगर से किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। अगर इस शुगर केन से इस शुगर बनने के जो बीच का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस का जो भी सामान स्टॉक बचा हुआ है यानी अनयूज्ड है और यानी अनसेल्ड है, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा इन्वेंट्री। उसके बाद से स्टॉक इन ट्रेड, जो अभी क्या होने वाला है? जो अभी सेल के पूरे प्रोसेस में बचा हुआ है। किसमें? जो अभी आगे बिकेगा, आगे सेल होगा, जो भी कमोडिटी हो गई, चाहे वो मैगी हो गई हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो जिलेट हो, जो अभी पूरे के पूरे प्रोसेस में लगा हुआ है। पूरे प्रोसेस में मतलब क्या हो गया? देखो, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर से कहाँ गया? होलसेलर के पास, होलसेलर से कहाँ गया? रिटेलर के पास। तो जो भी कमोडिटी इन पूरे प्रोसेस के बीच में फंसी हो, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर के बीच में कोई कमोडिटी फंसी हो या अभी सेल नहीं हुई हो, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। आगे चलो, अब देखो क्या आ गया। अब तो तुम्हारा ये सब मामला क्लियर हो गया। अब आता है क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल।
ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये हो गया कि ये बेसिक दो कंडीशन से बात करेगा। एक पहला कंडीशन हो गया तुम्हारा डेटर, एक तुम्हारा कंडीशन हो गया क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर बड़े ही ध्यान से इसको समझना, इसको बड़े ही ध्यान से समझना। मेरा नाम सचिन, मेरा नाम सचिन, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रसाद, कोई एक व्यक्ति है उसका नाम क्या है, प्रसाद है। सचिन ने प्रसाद को कोई सामान बेचा, यानी सेल किया। सचिन ने क्या किया, प्रसाद को सामान बेचा। तो प्रसाद ने सचिन से क्या किया, सामान को परचेज किया, सामान को परचेज किया। अब सचिन के लिए प्रसाद क्या हो गए, डेटर हो गए। क्या हो गए, डेटर हो गए। क्या हो गए भैया, डेटर हो गए। डेटर का मतलब क्या हो गया कि जिनसे पैसा हमको अभी लेना है, पैसा लेना है, जो अभी हमको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तुम अपने दोस्त को अपना मोबाइल बेच देते हो, वो तुम्हारा दोस्त कहता है कि पैसा हम 2 महीने बाद देंगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए डेटर हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि उसका तुम्हारा पैसा उसके पास अभी रह गया है और उसको तुमको तुम्हारे पैसे को देना है। प्रसाद ने सामान हमसे खरीदा। अब प्रसाद जो है, अब अगर हम पैसे उधारी दे रहे हैं उसको, मतलब कि हमने क्या किया, मैंने मतलब सचिन ने प्रसाद को सामान उधारी में बेच दिया, ठीक। तो प्रसाद के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, मैं प्रसाद के लिए क्रेडिटर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा भैया, क्रेडिटर हो जाऊंगा। इसका मतलब क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है, ठीक है भैया, जिसको पैसा देना है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त डेटर हो गया, बट तुम्हारा दोस्त जो है उसकी बुक में तुम क्या हो, उसके क्रेडिटर हो, क्योंकि उसको अभी तुमको पैसा देना है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तुमको पैसा देगा। हाँ, भले ही वो पैसा भांज दे, उसकी बात की बात है, पैसा लेके गायब हो जाए तो बात ही की बात नहीं है। बट फिलहाल में अगर हम बात करें तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा डेटर हो जाएगा और उसके लिए तुम क्या हो जाओगे, क्रेडिटर हो जाओगे। तो ये दो सिनेरियो तुमको समझ में आ गया, डेटर का और क्रेडिटर का। डेटर और क्रेडिटर समझ में आया, डेटर और क्रेडिटर समझ में आया। अब यहां पे बचता है क्या, यहां पे आता है बिल्स रिसीवेबल और इसी के साथ आता है बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल का मतलब ये हो गया कि मैं सचिन अगर उस प्रसाद को बिल काट के देता हूं, यानी मैं ड्रॉवर हो गया, मैंने बिल काटा और वो ड्रॉई हो गया जिसके नाम से बिल काटा, उसने उसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कि वो मुझे पैसा देगा। कहने का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे दोस्त को मोबाइल बेचा था, मोबाइल बेचा, कहा कि 10,000 रुपया है, उसने कहा कि 2 महीने बाद देंगे, तुमने कहा ये लो बिल, फाड़ के उसे मुंह में डाल दिया, ये लो जी पैसा मेरा 2 महीने बाद पहुंचा देना। तो ये हो गया बिल रिसीवेबल, उस बिल पे तुमको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, उस बिल पे तुमको पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ जो तुम्हारा दोस्त है उसके लिए वो बिल क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा तुमको देना है, उसको पैसा तुमको देना है। इसका मतलब कि क्या हो गया, वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना, तुम अपने दोस्त को एक मोबाइल बेचते हो, उस मोबाइल को तुम उधारी पे बेच देते हो। तुमको तुम्हारे दोस्त को मोबाइल बेचा, इसका मतलब कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि उसको तुमको पैसा देना है, उसको तुमको पैसा देना है। दूसरा सिनेरियो देखो, दोस्त के लिए तुम क्या हो जाओगे, दोस्त के लिए तुम क्या हो जाओगे, क्रेडिटर हो जाओगे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको पैसा देने की। तुमने उसको बिल दिया, ये बिल रिसीवेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि उस बिल के बदले तुमको पैसा मिलेगा।
तुम्हारे दोस्त के लिए वो बिल पेबल हो जाएगा क्योंकि उसको पैसा देना है। जो भी बिल काटता है वो ड्रॉवर हो गया और जो भी बिल को एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई हो जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा एग्जांपल समझो, तुम गोलगप्पा खाने जाते हो, गोलगप्पे वाले से उधारी लगा देते हो। अब गोलगप्पे वाले से उधारी लगा देते हो 1000 रुपये। गए मैडम जी के साथ, मैडम जी 4 दोस्त के साथ चली गई हैं। अब मार दगा गोलगप्पा चल रहा है। मैडम जी मारी 100 गोलगप्पा 11,000, सब टाइट फ्यूचर ब्राइट। 100 गोलगप्पा वो मारी, उनकी फ्रेंड 200 गोलगप्पा मारी, एकदम मार दी 1000 का तुम्हारा गोलगप्पा काम हो गया। कहे कि अरे यार इतना तो गोलगप्पा हम कभी ज़िंदगी में नहीं खाए हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तो तुमने गोलगप्पे वाले को कहा कि भैया ऐसा है कि पैसा हम तुमको बाद में दे देंगे। अब गोलगप्पे वाले के लिए तुमने जो अपनी किरण को गोलगप्पा खिला रहे थे, गोलगप्पे वाले के लिए तुम उसके डेटर हो जाओगे क्योंकि तुमको अभी पैसा देना है। किसको देना है? गोलगप्पे वाले को देना है। गोलगप्पा वाला बिल काट के दे दिया, ये लो जी हमारे मुंह में डाल दिया, 1000 रुपये का बिल पकड़ो, बाद में आनत देना। वो जो 1000 का बिल काटा ना, वो हो गया बिल्स रिसीवेबल उसके लिए। तुम उस पर वो एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भैया हम पैसा देंगे, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा। अब दूसरी बात समझो, तुम्हारे लिए गोलगप्पे वाला क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि अब तुम्हारी ये लायबिलिटी हो जाएगी कि तुमको उस पैसे को क्या करना है? वापस करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको मामला समझ में आ गया होगा। आगे चलो, अगला मामला आता है कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से इसको कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एक्सपेंस कह सकते हो। जब किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को बनाना हो यानी मैन्युफैक्चर करना हो और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आता है, जो एक्सपेंस आता है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट। इसको हम कहते हैं कॉस्ट। एक जो पेन होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक जो पेन होती है, इस पेन को बनाने में खर्च अगर 5 रुपए आ रहे हैं, ये क्या कहला गया? यही कहला गया कॉस्ट। क्या कहला गया? ये कहला गया कॉस्ट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। इसके बाद से एक बात आती है कौन सी? इसके बाद आती है एक बात डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब छूट देना। छूट, भारी डिस्काउंट, 40% प्लस 50% ऑफ, 100% ऑफ, 200% ऑफ। खूब बेवकूफ बना रहा है मार्केट में, ये ऑफ वो ऑफ, आइए एक मेहरारू के साथ आइए, 2 मेहरारू लेके जाइए। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया। छूट का मतलब क्या हो गया? देखो 2 तरह की डिस्काउंट होती है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 2 तरह का डिस्काउंट होता है। एक देखो क्या होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक क्या होता है? कैश डिस्काउंट, और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है भैया? ट्रेड डिस्काउंट। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। ट्रेड डिस्काउंट होलसेल पे दिया जाता है, यानी जब आप किसी सामान को किस में खरीदते हो? बल्क में परचेज करते हो। किस में परचेज करते हो? बल्क में परचेज करते हो। ठीक। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो होता है, ये कैश के पेमेंट जल्दी हो जाए। कैश पेमेंट क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। कैश पेमेंट क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम कोई सामान बेच रहे हो और वो 2 लाख का सामान लेके चला गया। तुमने कहा कि अरे यार 2 लाख का सामान लेके गया, चलो ठीक है, तुमको हम क्या करते हैं 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, लो ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे? तो 2 लाख का 5% 10,000 का डिस्काउंट दे दिए। 10,000 का डिस्काउंट देगा, इतना सामान लेके गया तो हम 10,000 का तो डिस्काउंट दे ही सकते हैं। फिर कैश डिस्काउंट की बात आ गई। वो पैसा लेके बैठ गया, कहा कि ऐसा है भैया कि पैसा 2 महीने बाद देंगे। 2 महीने बाद फ़ोन मिला रहा है, उठा ही नहीं रहा है। 2 महीने बाद फ़ोन मिला है, उठा ही नहीं रहा है। तुम परेशान, गलती से कहीं मुलाकात हो गई, तुमने कहा कि ऐसा है यार कि हमको 1,70,000 दे दो, 1,70,000 हमको दे दो, 20,000 रुपये चलो तुमको हम क्या दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट दे रहे हो। 20,000 क्या कर दिया तुमने? कैश डिस्काउंट कर दिया कि ऐसा है यार भैया कि मेरा पैसा जल्दी दे दो और 1,70,000 दे देना, तुमको जरूरत नहीं है 20,000 देने की। खुश हो गया कि अरे यार 2 लाख का सामान था, 1,90,000 मिला था, फिर हमको 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, हम तुरंत इसका पैसा दे दें।
तो पैसे को फिर से आपको जब निकलवाना होता है, जब पैसा आपका फंस जाता है, उस पैसे को निकलवाने के लिए जब आप डिस्काउंट देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसी के साथ लगा हुआ एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं रीबेट। रीबेट का मतलब क्या होता है? जब कोई गुड्स खराब होता है, मतलब डिफेक्टेड होता है, डिफेक्टेड सामान होता है, जैसे जो आउटलेट कह रहे हैं, जो आउटलेट जो होते हैं बेटा, देखोगे कभी कभी सीजन सेल में जो अपने कमोडिटी हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको अधिक से अधिक डिस्काउंट रेट पे देते हैं। या कभी कभी देखोगे शर्ट्स वगैरह जो फटी वगैरह रहती हैं, ओरिजिनल शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी शर्ट्स में कहीं धागे निकले हुए हैं, कहीं मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की अगर बात होगी, कहीं इधर से फटा हुआ है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, उस पर वो क्या देते हैं, रिबेट देते हैं, ताकि उनकी कमोडिटी क्या हो जाए, बिक जाए। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। 2-3 बेसिक टॉपिक हैं और मुझे ख्याल लगता है कि सब कुछ हो ही गया है। अगर कुछ छूटा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी बना दूंगा। और होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच कि आप कल मैं वीडियो बनाया था तो उस समय मेरे 98 के आसपास सब्सक्राइबर थे एंड नाउ आई गेट 104। सो अप्रिशिएशन मिल रहा है आप लोगों की तरफ से एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल।